हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनटीए यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन की, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो है। और ये जो यूनिट 2 का है, ये पार्ट आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने इसका जो पहला वीडियो है जिसमें कि था शिक्षा और शिक्षण नीतियों के बीच में जो संबंध बताया गया था, रिलेशनशिप बताई गई थी, उसके बारे में जो वीडियो था वो आपका अपलोड हो गया है। आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है आपका जो शिक्षा नीति होती है। शिक्षा नीति और आपकी शिक्षा नीति और साथ में शिक्षा नीति का जो निरूपण होता है, निरूपण की प्रक्रिया है, यानी कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है, एक शिक्षा नीति को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है और उसके निर्धारक तत्व क्या है, किन तत्वों को ध्यान में रख के, किन चीज़ों को ध्यान में रख के उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अब जो प्रक्रिया क्या होती है, अगर कोई हम नीति बनाते हैं शिक्षा नीति, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर शिक्षा नीति या शिक्षा की कोई कमेटी या कमीशन जब बनाया जाता है, तो पहले जो भी शिक्षाविद हैं और जो भी एजुकेशन से सोसाइटी एजुकेशन संस्थाओं से रिलेटेड हैं, वो सभी जो पर्सन्स हैं वो उन क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनानी है, या आपका टीचरों का असेसमेंट करना है, उससे संबंधित नीतियाँ बनानी है, या आपका प्राथमिक विद्यालय हो गया, माध्यमिक हो गया, या हायर एजुकेशन हो गया, इन सब से संबंधित आपको नीतियाँ बनानी है। तो इन सब क्षेत्रों में जाके वो एक तरह से निरीक्षण करते हैं कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं और किस तरीके से सुधार किया जाए कि आज के नए समय के अनुसार वो कार्य कर सके। तो इन सब चीज़ों को देख के निरीक्षण किया जाता है और वहाँ से जो पॉइंट्स हैं, वहाँ से जो भी चीज़ सुधारनी है, जो भी कथन है, वहाँ से लिए जाते हैं। उसके बाद जो शिक्षाविद हैं उनकी कमेटी बनाई जाती है और वो इस पे अपना चिंतन मनन और क्या क्या सुधार करने हैं इसके लिए वो लोग सुझाव देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब जैसे आप शोध करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तो उसमें देखिए आप पहले एक समस्या का चयन करते हैं। जब चयन हो गया तो आप उसके जो आपको कौन सी काल्पनिक क्रिया है या आपको कौन से हाइपोथेसिस इस्तेमाल करनी है ये देखते हैं, और कौन सी विधि आपको प्रयोग करनी है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट विधि है, या आपको ये आपका प्रयोगात्मक विधि है, किस तरीके की विधि प्रयोग करनी है उसमें। या अब जब आप लोग शोध के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें चैप्टर्स में, तो उसमें शोध प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो एक तरह से जैसे उसमें प्रोसेस, किसी समस्या को हल करने के लिए, कोई शोध करने के लिए हम लोग किस प्रकार से एक प्रोसेस में चलते हैं, स्टेप एक के बाद एक स्टेप लिया जाता है, उसी तरीके से ये जब हम किसी नीति का, शिक्षा नीति का जब निरूपण करते हैं तब भी निरीक्षण करते हैं। फिर जो शिक्षाविद हैं, आपके एजुकेटर जो हैं और जो दार्शनिक हैं, उनकी कमेटी, और यहाँ तक कि जो फॉरेन कंट्री से भी जो शिक्षाविद हैं और दार्शनिक हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, उनके भी सुझाव लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षा नीति है वो बनती है। अब ये तो प्रक्रिया होगी, कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे शिक्षा नीति आपकी बनती है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज कि वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे कि इस समय जो शिक्षा नीतियाँ अब तक बनाई गई हैं, तो वर्तमान स्थिति में इसका क्या सुधार हुआ है और क्या अभी सुधार होना बाकी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जो पहला है आपका शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनके निर्धारक तत्व क्या हैं, किन चीज़ों को देख के ये सब निर्धारित किया जाता है, एक आपकी नीति, जो शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट जो है वो है, जैसे कि किसी भी देश को, आप किसी भी राष्ट्र को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, वहाँ का जो मानव संसाधन है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो मानव है, उस संसाधन को बेहतर बनाने के लिए,
उस उसको बेहतर बनाने के लिए, मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए और एक गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने के लिए, यानी कि वो अपनी जीविका अच्छे से कमा पाए, वो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए, उसमें उसको वो अपने मूल्यों के प्रति, अपने जो उसके अधिकार हैं, कर्तव्य, उनके प्रति जागृत रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मौलिक शिक्षा के रूप में समग्र विकास और देखभाल की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के मानव संसाधन को बेहतर और गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने के लिए जो मौलिक शिक्षा है, मौलिक शिक्षा के रूप में समग्र विकास और देखभाल की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता होती है? शिक्षण नीतियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के अनुसार जो आपकी परंपरागत जो शिक्षण प्रक्रिया चली आ रही है, तो उसमें बहुत से बदलाव की ज़रूरत होती है ताकि हम समय के अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकें और जो नए नवाचार शिक्षा में आ रहे हैं उनके साथ सामंजस्य कर पाएँ। तो अब इसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी निर्धारित चीज़ें हैं जिनको देख के एक शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो पहले आपका पॉइंट है कि व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका मानव संसाधन है, जो आपका व्यक्ति है, उसका समग्र विकास हो। समग्र विकास का मतलब उसका बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक हर तरीके से उसका सृजन करने की, उसमें नया चिंतन करने की हर तरीके से उसका विकास हो। तो इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। दूसरा आपका है कि संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग। अब मान लीजिए जब भी शिक्षा नीति बनाई जाती है तो जो भी संसाधन उस समय देश में, राष्ट्र में उपलब्ध हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में शिक्षा नीति बनाई जाती है। मान लीजिए ऐसी शिक्षा नीति बना दी जाए कि संसाधन जो है उस समय उपलब्ध ही ना हो, उनका उपयोग ही ना कर पाएँ, तो वो शिक्षा नीति बेकार होगी। इसीलिए संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग को ध्यान में रखकर ही शिक्षा नीति बनाई जाती है। अब अगला पॉइंट है कि जो गुणवत्तापूर्वक ज्ञान अर्जन, ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए कि उसमें केवल जो छात्र हैं, ये नहीं कि केवल पाठ्यचर्या वो उन्होंने पढ़ लिया और उनका जो ज्ञान है, जो ज्ञान की गुणवत्ता है वो न बढ़े, वो उनके जीवन में आगे चल के वो जो ज्ञान जो शिक्षा ले रहे हैं वो उपयोगी ना हो, उनके जीवन में उनके जो समस्याएं आती हैं और जो जीविका कमाने की जो उनकी एक तरह से ज़रूरत है वो पूरी ना हो। तो ऐसा ना हो, गुणवत्तापूर्ण ज्ञान अर्जन हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि समावेशी विकास के लक्ष्य, यानी कि हर क्षेत्र में उसका विकास हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक विचारधारा, अब जैसे राजनीतिक विचारधारा, अब जैसे आप लोग जानते हैं कि अपने यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक विचारधारा है, यानी कि एक जो छात्र है वो आगे चल के एक सभ्य, एक नागरिक, आदर्श नागरिक बनेगा और उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, राष्ट्रीय मूल्य जो हैं उसके प्रति जागृत करना है, राष्ट्रीय भावना जो उसके देशभक्ति की भावना है उसको जागृत करना है और किस प्रकार की राजनीति है उससे उसको समझना है। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं पंचायत राज है, अपना संसद की व्यवस्था कैसी, हर चीज़ जो है उसको राजनीतिक विचारधारा से भी ये प्रभावित होती है। क्या? आपकी शिक्षा नीति। और सामाजिक दृष्टिकोण, समाज दृष्टिकोण का अर्थ ये है कि उस समय, जैसे इस समय देखिए समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या शिक्षा नीति में उसको देखते हुए हम लोगों को परिवर्तन लाना है। क्योंकि आज अगर आप पहले के समय में देखेंगे, प्राचीन काल में, तो उस समय समाज की जो ज़रूरतें थी, आवश्यकताएँ थी, वो अलग थी। और आज का अगर आप देखते हैं, वर्तमान समय में देखते हैं, तो एक समाज की आवश्यकताएं, ज़रूरतें सब कुछ बदल चुकी हैं। तो इसी के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, ये महत्वपूर्ण तत्व है। और जो संस्कृति है,
आपकी जो संस्कृति कौन सी, जैसे आप शिक्षा नीति बनाते हैं तो अपने समाज में जो संस्कृति आपकी चल रही है, जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। और एक शिक्षा के माध्यम से ही जो नई पीढ़ी है उसको संस्कृति का जो संप्रेषण है वो संप्रेषण किया जाता है, यानी कि उसके तक पहुंचाया जाता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें, अब आर्थिक दृष्टिकोण ये है कि बच्चों को व्यावसायिक जो कुशलता है, आपकी जो स्किल है, उसको डेवलप किया जाता है। और वही छात्र आगे चल के इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, जिससे कि वो देश में, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। तो ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है, कौन कौन से उनको व्यवसाय की ज़रूरत है, कौन कौन से उनको स्किल सिखाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षा नीति बनाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका कि सबके लिए शिक्षा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक मौलिक अधिकार बन गया है, RTE को ना, राइट टू एजुकेशन, 2009 में एक्ट जो बना है, सबके लिए शिक्षा, यानी कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये जो एक्ट बना है इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि हर बच्चे तक वो शिक्षा पहुंच पाए, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच पाए। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं, वो नहीं स्कूल पे जा पाते, डेली नहीं अटेंड कर पाते, तो उनके लिए ये होगा कि उनके लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है आपका या ओपन स्कूल है उनको खोला जाएगा। और साथ में जो इग्नू जैसे है आपका, इस तरीके की संस्थाएं, इस तरीके की यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएंगी ताकि वो लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और साथ में जो आपका, यानी कि हर व्यक्ति को, कहने का मतलब कि शिक्षा का प्रसार हर व्यक्ति तक हो पाए, इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट है जो परंपरागत मूल्य हैं, जो पहले के आपके पुराने मूल्य हैं और जो राष्ट्रीय मूल्य हैं। राष्ट्रीय मूल्य, आपके राष्ट्रीय मूल्यों का टॉपिक भी हम लोगों के सिलेबस में है और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय मूल्य जो हमारे हैं, जैसे समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई और लोकतंत्र हो गया आदि, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय मूल्य हैं इनको भी ध्यान में रखा जाता है शिक्षा नीति बनाते वक्त। और आपका अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक दक्षता, यानी कि जो आपका वोकेशनल जो स्किल है उनको भी बढ़ाने के लिए कैसे वो डेवलप हो, कैसे जो छात्र हैं आगे चल के वो जब उनको ज़रूरत पड़े तो अपनी जीविका अर्न कर पाए, इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। और फिर सामाजिक क्षमता यानी कि पूरे समाज में किस तरीके से हर व्यक्ति को समान अवसर मिल पाएँ, या इस तरीके की चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और जो आधुनिकता है आपकी, आधुनिकता जो समय के अनुसार आधुनिकता आपकी शिक्षा प्रणाली में आ रही है। और जैसे कि आप लोग अब देखिए, पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में देखते हैं कितना अंतर होता है। तो जो ये आधुनिकता आ रही है, जो एक तरह से पूरी शिक्षा नीति ही कंप्यूटर के माध्यम से चल रही है। अब देखिए, अब जो आपका NTA नेट का एग्ज़ाम होता है वो भी अब कंप्यूटर की सहायता से ही होता है। आपको उसी में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से सब परिवर्तन हो रहा है। तो जो आधुनिकता है और जो बौद्धिकता है, किस तरीके से बौद्धिक विकास हो, बच्चों का कौशल उनका विकास हो, उनमें निपुणता आए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत की शिक्षा के क्रियान्वयन में जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये एक भावना है कि पूरा संसार ही एक कुटुंब है, पूरी जो वसुधा है, पूरा संसार एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। तो इस तरीके की जो भावना है, इस तरीके के जो आदर्श है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि जो सभी शैक्षिक कार्यक्रम हैं आपके, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, सामाजिक क्षमता है, आधुनिक तकनीक है, इन सब पे भी आधारित होती है आपकी शिक्षा नीति। और अगला पॉइंट है कि भारत में शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाता है ताकि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर इसका अनुकूल प्रभाव
पढ़े। यानी कि जो छात्र है जब वो नागरिक बने, बड़ा होके एक सभ्य नागरिक बने, तो वो अपने देश के प्रति जिम्मेदारी जो होती है, अपने देश के जो कर्तव्य हैं और जो राष्ट्र की संप्रभुता है, अखंडता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के शिक्षा नीति बनाई जाती है। अगला पॉइंट है कि शिक्षा में आप लोग वर्मा कमेटी आपने पढ़ी है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्मा कमेटी। और एक जो शिक्षक हैं उनके लिए करिकुलम बना है 2009 में, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शिक्षा में तथा छात्रों की शिक्षा में, जो छात्र शिक्षा ले रहे हैं उनको भी नए समय के अनुसार जोड़ने की आवश्यकता है। तो छात्रों की शिक्षा, उनकी पाठ्यचर्या में क्या सुधार करना है, शिक्षकों की पाठ्यचर्या में क्या सुधार करना, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि शिक्षा की पहुँच, शिक्षा की पहुँच हर व्यक्ति तक हो, इसीलिए ओपन स्कूल भी खोले गए हैं। अब ओपन स्कूल कैसे खोलेगी, ये भी शिक्षा नीति के परिणाम है। शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया और फिर सरकार ने इस सुझाव को माना, इस पे कार्य किया, तभी ओपन स्कूल खुले। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि शिक्षा जो है हर व्यक्ति तक पहुँच जाए, हर व्यक्ति तक उसकी पहुँच हो। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति के उद्देश्य, कोई व्यक्ति जो शिक्षा लेता है तो उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, वो आखिर क्या करना चाहता है, वो अपने जीवन को किस प्रकार संवारना चाहता है, वो अपनी जीविका कमाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति के उद्देश्य, समाज के उद्देश्य क्या हैं, समाज एक व्यक्ति से क्या चाहता है, या समाज के अलग उद्देश्य है, राष्ट्र के अलग उद्देश्य है कि वो एक अच्छा नागरिक चाहता है कि जो नागरिक हो वो हर चीज़, जो राजनीति है, जो अधिकार हैं, कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं, उन सब चीज़ों को जाने। तो जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं, आर्थिक उद्देश्य यानी अर्थव्यवस्था को उन्नति के मार्ग पर ले जाए, तो ये जो उद्देश्य हैं इन सब की जो पूर्ति होती है, ये सब भी शिक्षा के माध्यम से होता है। तो जब शिक्षा नीति बनाई जाती है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो अतः अगर हम अंत में कहना चाहें तो सभी शिक्षण नीतियाँ बनती हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप ए पार्ट में, यूनिट 2 के ए पार्ट में सभी ज़्यादातर शिक्षण नीतियाँ पढ़ चुके हैं। तो उन सब शिक्षण नीतियों को हम अगर देखें तो भारत की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश जो है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण नीतियाँ बनाई जाती हैं। और भारत जो है वो एक विविधतापूर्ण देश है। आपने देखा है कि इसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी भाषाओं के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनके त्यौहार अलग हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कितना विविधतापूर्ण, अगर कहा जाए कि अपना देश एक बहुत ही सुंदर विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है तो ये झूठ ना होगा। और जो देश हमारा है कि जो विविधतापूर्ण देश है, तो इन सभी वस्तु स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी तत्व थे जो कि शिक्षा नीति को प्रभावित करते हैं और इनको देख के शिक्षा नीतियाँ बनाई जाती हैं। अब जो आपका टॉपिक है वो है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है। जो आपकी वर्तमान स्थिति है, जो अभी तक नीतियाँ बनी हैं, उनको कहाँ तक अप्लाई किया गया है, उनका क्या प्रभाव पड़ा है, उसमें उनकी वजह से कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें बच्चों ये है कि वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने से पहले यदि हम शिक्षा की थोड़ी हिस्ट्री देख लें, क्योंकि अगर हिस्ट्री थोड़ी देख लेंगे आप शिक्षा की, तो आपको इससे विश्लेषण करने में और ज़्यादा थोड़ी मदद मिलेगी। तो अगर हम वैदिक काल में जाते हैं, अगर आपका ये वैदिक काल है, वैदिक काल में अगर आप लोग जाते हैं, तो अगर वैदिक काल में आप लोग जाते हैं तो उस समय की जो शिक्षा थी, उस समय की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। उस समय की जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी और गुरु जो थे वो ज़्यादातर व्याख्यान विधि से या लेक्चर विधि से छात्रों को शिक्षा देते थे। और तो उस समय की जो शिक्षा आपने देखी है उसमें क्या पढ़ाया जाता था, दर्शन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, राजनीति हो गई, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। किंतु ज़्यादा बल जो है, ज़्यादा ध्यान उस समय धार्मिक शिक्षा पर दिया जाता था। और अगर मुस्लिम काल में हम देखते हैं तो मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी, उस समय की राजनीति, उस समय कौन सी राजनीति
में क्या क्या दृष्टिकोण थे, उस समय का धर्म क्या था और दर्शन क्या था, साहित्य क्या था, साहित्य का प्रभाव क्या था, तो शिक्षा के उद्देश्य उस समय के क्या थे, तो इन सब चीज़ों को शिक्षा में शामिल किया जाता था, शिक्षा इनसे प्रभावित रहती थी। अब अंग्रेजी शासन में देखें, जब अंग्रेजों का शासन था, जो अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों की मनोवृत्ति जो थी अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना तथा शासन को, अपने शासन को सशक्त बनाना। वो कुछ इतना, ये वो कोई यहाँ की जनता का वेलफेयर नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा सभ्य हो जाएं या बहुत एजुकेटेड हो जाएं, उनका ये उद्देश्य नहीं था। वो केवल अपने एक क्लर्क बनाना चाहते थे अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो वो जो इनकी जो मनोवृत्ति थी वो था धर्म का प्रसार करना और शासन को सशक्त बनाना, उसमें आम जनता के वेलफेयर की कोई बात नहीं थी। अब उस समय भी आयोग और कमेटियां बनती थी, तो उसमें है जैसे आपकी उदाहरण के लिए दो मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि 1882 में हंटर कमीशन बना था, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी और उसके पहले 1937 में बुनियादी शिक्षा की बात कही गई थी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही थी कि छात्रों को या बच्चों को जीविका यानी जीविका के जो स्किल है वो सिखाई जाए, बुनियादी शिक्षा की बात उन्होंने की थी। अब जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की क्या कंडीशन थी, किस व्यवस्था में, किस हालात में वो लोग छोड़ के गए थे। बहुत गरीबी थी, अशिक्षा तो थी ही। तो उन सब चीज़ों के बाद जो सब शिक्षा व्यवस्था को कितना ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता थी, तो 1948 में आपका डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग बना, जिन्होंने कि यूजीसी जो है आपका इसका स्थापना की और उस स्थापना के बारे में सुझाव दिया। और 1952 में मुदालियर आयोग बना, जिसको कोई माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 की, और 1964 में कोठारी आयोग आया, और फिर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986, और फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना 2005 में बच्चों के लिए। और उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जो शिक्षा दी जाए जो अधिगम हो, बिना बोझ के हो, यानी कि जो भारी भारी बैग बच्चे जो पीछे अपने कंधे पे उठा के जाते हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो और पुस्तकें कम हो, पुस्तकें ऐसी हों जिसमें कहते हैं ना कि गागर में सागर, उस तरह की किताबें हों कि कम पुस्तकें हों। तो बिना बोझ के शिक्षा यानी कि बिना बोझ के अधिगम जो है, उन्होंने कहा इस बात को ध्यान में रख के ये करिकुलम बनाया गया था 2005 में। फिर 2009 में आपकी यशपाल कमेटी आई, इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की, उसमें सुधारों की बात की। और आपका 2009 में फिर जो टीचर्स हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, इनके लिए जो टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए करिकुलम क्या हो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। 2012 में वर्मा समिति बनी और एक नई शिक्षा नीति अब आ गई है, 2020 में भी आ चुकी है। तो ये था आपका थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ा आपके पीछे जाके और फिर बराबर में आके अब वर्तमान स्थिति का हम विश्लेषण कर लेते हैं कि जो आज तक नीतियां बनी हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ा है आपकी शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली को। तो आपकी अगर हम वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक रूप से एक उभरता हुआ शक्तिशाली देश है। अपना भारत एक वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे संसार की तरफ से देखा तो वैश्विक स्तर पर भारत आर्थिक रूप से उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश है। और आज़ादी के बाद देश को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आप लोग जानते हैं। और आज हमारा देश हर क्षेत्र में, चाहे तकनीकी हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है और इसमें शिक्षा नीतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब वर्तमान स्थिति हम देखते हैं। जैसे आपने देखा किसी भी देश को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा राष्ट्रीय विकास का विशेष अंग माने जाते हैं। सरकार ने शिक्षा आयोगों के सुझाव
जो आपका देखिए कोठारी आयोग आया, उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तरों पे काम किया गया, सुझाव दिए गए। आपका 1954 में आपका यशपाल 1954 में आपका मुदालिर आयोग आया, उसमें माध्यमिक शिक्षा की बात की गई। तो उन सब सुझावों को मानते हुए सरकार ने, शिक्षा आयोग के सुझावों को मानते हुए इन सभी स्तरों में सुधार किया गया। उसके बाद शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया गया। आपका 2009 में RTE एक्ट बनाया गया। शिक्षा के अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है आपका, शिक्षा के अधिकार को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। और शिक्षा को मूल अधिकार बनाए जाने के बाद, जब इसका मूल अधिकार बना दिया गया, मूल एक तरह से मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो फिर सरकार ने मतलब शिक्षा सब तक पहुँचे, सब जो हैं साक्षर हो जाएं, तो सरकार ने स्कूलों में जो ग्रॉस इनरोलमेंट होता है, यानी कि जो नामांकन संख्या होती है बच्चों की, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ शिक्षण नीतियों को लागू किया। जैसे मिड डे मील, यानी कि शिक्षा नीति बनाई मिड डे मील, यानी कि उसमें माध्यम एक तरह से बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूलों में। तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा जैसे उनको भोजन के लालच में आएंगे, स्कूल में रहेंगे, बाहर भाग के, यानी कि बच्चे बहुत, जैसे इंटरवल में ही बच्चे स्कूल घर थोड़ा पढ़े सुबह, और इंटरवल हुआ तो वो अपना इंटरवल में घर भाग गए। तो इस तरीके की परिस्थितियां थी। तो उनको किस तरीके से बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, बहुत सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तरह से उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर हम प्राथमिक विद्यालयों या सरकारी स्कूल में जाते हैं तो ज़्यादातर गरीबों के ही जो बच्चे हैं वो इसमें पढ़ते हैं, और जो थोड़े आपका मीडियम फैमिलीज़ हैं या हायर हैं, वो तो अपना निजी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो आप अगर इसमें देखेंगे, जो गरीब हैं या परेशान हैं, तो उनकी एक ये होता है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बच्चा भी हेल्प करता है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी जीविका को कमाने के लिए बच्चा भी हेल्प करता है। तो बच्चों को ज़्यादातर और या तो उनको खाने के लिए भी अच्छा वो नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी वो बच्चों को स्कूल छुड़वा देते हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की और शिक्षा नीति को लचीला बनाया। यानी कि अगर बच्चा, पहले ये था कि बच्चे को पहले देखा जाता था कि बच्चे को पूर्व ज्ञान क्या है, लेकिन ये सब चीज़ें हटा दी गई कि बच्चे की अगर उम्र ज़्यादा भी है तो भी उसको एडमिशन ले लिया जाता था, और पूर्व ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब लचीलापन किया गया ताकि बच्चा जो है स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करे। तो सभी तरीके से सभी तक शिक्षा पहुँचे, और इसके लिए ओपन स्कूल भी खोले गए, इग्नू जैसी संस्थाएं भी, इंग्लिश यूनिवर्सिटी भी खोली गई। और साथ में जो छोटे बच्चे ज़्यादातर दूर नहीं जा पाते, तो उनके लिए 1 किलोमीटर में स्कूल खोले जाएं, इसके लिए भी सुझाव दिया गया। जो बड़े बच्चे हैं, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनके लिए 3 किलोमीटर के आसपास स्कूल खोले जाएं। तो इस तरीके के सुझाव भी दिए गए, और हर 3 किलोमीटर पर छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस स्कूलों की स्थापना की योजना बनाई गई। अगला पॉइंट है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान जो था उस समय ये चला हुआ सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त जो पहले से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि 15 से 35 वर्ष के जो साक्षर बनाने की जो कार्यक्रम चला था, उसको भी प्रोत्साहन किया गया। 2011 की जनगणना को हम देखते हैं तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें वर्तमान काल में जो महिला साक्षरता है वो 64.6% हो गई है, जो कि स्वतंत्रता के बाद 8.86% थी। तो देखिए सब इसमें कितना सुधार हुआ है। और अब अगला पॉइंट है कि वर्तमान समय में जो भारतीय शिक्षा में आप देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता होती है, कंप्यूटर के प्रति सब जागरूक हैं बच्चे, गणित विज्ञान, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, और जो आपका प्रौद्योगिकी है, जो प्रबंधन शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा है, नवोदय विद्यालय है, अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा आदि, और जो मूल्य हैं और
गरीब छात्रों को, जो जैसे आपने देखा है जो गरीब छात्र होते हैं उनको निजी स्कूलों में 25% का सीटें उनके लिए सुरक्षित कर दी जाती हैं। जो गरीब छात्र हैं उनके लिए जो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% आपकी सीटें सुरक्षित हो जाती। तो ये सब सुधार जो है वो शिक्षा नीति के माध्यम से ही आए हैं और उनके सुझावों को सरकार ने अप्लाई किया है। तो अगला है आपका पॉइंट कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी संख्या में कुछ कमी आई है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कमी आई है। और छात्रों की पाठ्यचर्या यानी कि बिना बोझ के अधिगम में थोड़ा सुधार हुआ है। शिक्षकों की जो पाठ्यचर्या है, जो शिक्षक हैं आपके, उनकी पाठ्यचर्या में सुधार हुआ है। शिक्षकों जो शिक्षक हैं उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है, पहले 1 साल का था तो उसको 2 साल का करा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें भी सुधार की गई हैं। और हायर एजुकेशन आपका, उसमें भी सुधार हुआ है। ग्रामीण और छोटे शहरों में आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है, ये भी एक शिक्षा नीति के माध्यम से ही हुआ है। इन सुधारों के बाद भी आपने देखा कितने सारे सुधार हुए हैं। इन सुधारों के बाद भी सरकार के सामने अभी भी समस्याएं हैं। आर्थिक, कौन सी समस्याएं हैं? आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चों के, जो आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप आउट की समस्या अभी भी है। क्यों है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, जो जैसे गरीब फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि वो अपनी जीविका अर्न करते हैं, तो घर पे कोई नहीं है, घर में घर की देखभाल के लिए या अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए या उनके साथ जीविका कमाने के लिए वो बच्चों का स्कूल छुड़वा देते हैं। वो इतने जागरूक नहीं है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है। तो एक तरह से आर्थिक परेशानियां उनकी होती हैं, सामाजिक परेशानियां होती हैं। तो इन सब परिस्थितियों के कारण जो ड्रॉप आउट की समस्या है अभी भी बनी हुई है, सुधार करने के बावजूद भी बनी हुई है। और बिना बोझ के अधिगम, जो एक मोटो दिया गया था यशपाल कमेटी, तो उन्होंने ये एक उनके द्वारा ये सेंटेंस बताया गया था, या उन्होंने ये मोटो एक दिया था कि बिना बोझ के अधिगम, यानी कि जो आपका अधिगम है, वो जो बच्चों के भारी भारी बैग होते हैं उसको किस प्रकार से कम किया जाए। और अभी भी आपने देखा होगा कि जो बच्चों के भारी बैग को आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए अभी भी देखेंगे तो बच्चे कितने कितने भारी बैग उठाते हैं। गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में जो 25% का आपको आरक्षित सीटों का नियम बनाया गया था, उसका भी पालन कठोरता से नहीं हो रहा है। और इन सब के बावजूद, अगर इन सब चीज़ों को हम देखते हुए ये भी देखते हैं, इन सब के बावजूद जो साक्षरता है आपकी वो बढ़ी है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ी है, और शिक्षा प्रणाली में भी सुधार हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए, और इसको अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।